So good morning plus one class. As I am speaking here plus one class, but this is a topic of plus two class. As in my previous video I told you about the struggle in Sri Lanka. Before that we study about the democracy system in Bangladesh and Pakistan. So here our next topic is India Pakistan struggle. What are the issues on which India and Pakistan having struggle there? So let's discuss here. कहता है आइए हम घरेलू राजनीति के दायरे से बाहर निकले और इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऐसे दायरों पर नज़र डालें जहां संघर्ष हुए हैं। मतलब यहाँ हम बेसिकली बात करेंगे कि ऐसे कौन से वो इश्यूज़ है जहां भारत और पाकिस्तान के आपस में स्ट्रगल हुए हैं। आफ्टर द कोल्ड वार, कहता है शीत युद्ध की समाप्ति का यह अर्थ नहीं कि इस इलाके में भी संघर्ष और तनाव समाप्त हो गए हैं। मतलब अगर हम कहें कि भारत और पाकिस्तान के स्ट्रगल ख़त्म हो गए हैं तो नहीं हुए हैं। हम आंतरिक लोकतंत्र या जातीय संघर्ष के मसलों पर हुए कुछ टकरावों को देख चुके हैं। यानी कि हम इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर, चाहे कास्ट स्ट्रगल को लेकर भारत में कुछ ऐसे टकराव हुए जिसको हम देख चुके हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति के भी हैं। दक्षिणी एशिया में भारत की स्थिति केंद्रीय है। मतलब वी आर हैविंग ए सेंट्रल पोजीशन इन साउथ एशिया, और इस वजह से इसमें अधिकांश संघर्षों का रिश्ता भारत से है। इन संघर्षों में सबसे प्रमुख और स्वर्गासी संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष विभाजन के तुरंत बाद दोनों देशों में कश्मीर के मसले पर लड़ पड़े। मतलब आप देखोगे तो सबसे जो मेन स्ट्रगल है भारत और पाकिस्तान के बीच में वो जम्मू कश्मीर इशू से है। पाकिस्तान की सरकार का दावा था कि कश्मीर पाकिस्तान का है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 तथा 48 तथा 1965 युद्ध से इस मसले का समाधान नहीं हुआ। 1948 के युद्ध के फलस्वरूप कश्मीर के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाया, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। यानी कि जो हिस्सा 1948 में पाकिस्तान के पास चला गया उसे POK कहा जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा भारत का जम्मू कश्मीर प्रांत बना। दोनों के बीच एक नियंत्रण रेखा है, यानी कि दोनों कंट्री के बीच में एक लाइन ऑफ कंट्रोल है। 1971 में भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध जीता, लेकिन कश्मीर मसला अनसुलझा ही रहा। सामरिक मसलों जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण तथा हथियारों की होड़ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है। मतलब चाहे सियाचिन ग्लेशियर को लेकर हो, चाहे हथियारों की ज़्यादा से ज़्यादा होड़ को लेकर हो, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बनी रहती है। 1990 के दशक में दोनों देशों ने परमाणु हथियार और ऐसे हथियारों को एक दूसरे पर दागने वाली क्षमता वाले मिसाइल हासिल कर लिए। मतलब 1990 का वो समय था जब दोनों ही देशों ने परमाणु न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थी वो भी बना ली। इससे दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ ने एक नया चरित्र ग्रहण किया। 1998 में भारत ने पोखरण में और इसके कुछ दिनों के अंदर ही पाकिस्तान ने चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। तो याद रख लीजिए भी 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे और इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री जो था वो अनाउंस कर दिया था। उसके कुछ ही दिनों बाद और इसके कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने भी छगाई पहाड़ी, याद रख लीजिएगा, ये छगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किए। इसके बाद से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान एक सैन्य संबंध में बंध चुके हैं और इसके बीच सीधे और सर्वव्यापी युद्ध छिड़ने की आशंका कम हो गई है, क्योंकि दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं दोनों ही। सो इसलिए युद्ध होने की संभावना, न्यूक्लियर पावर देशों में युद्ध होने की संभावना की जो है वो कम हो जाती है। लेकिन दोनों देशों की सरकारें लगातार एक दूसरे को संदेह की नज़र से देखती हैं। भारत सरकार का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार ने लुके छुपे ढंग से हिंसा की रणनीति जारी रखी है। मतलब कहीं ना कहीं वॉयलेंस करवाता रहता है और भारत ये आरोप लगाता है पाकिस्तान में कि कहीं ना कहीं जो वॉयलेंस भारत में होती है उसका कहीं ना कहीं जो हाथ है वो पाकिस्तान का ही है। आरोप है कि वह कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार, मतलब जितने भी कश्मीर के अंदर जो उग्रवादी है उनको हथियार देना, उनको प्रशिक्षण करवाना और धन देने का काम जो है वो पाकिस्तान द्वारा दिया जाता है तथा भारत पर टेररिस्ट अटैक के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने 1985 से 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों को हथियार तथा गोले बारूद दिए। यानी कि भारत में आप देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में जब भारत के पंजाब में खालिस्तान की मांग उठी थी
तो भारत ने ही पंजाब के अंदर जो है वो खालिस्तान जो समर्थक थे उन उग्रवादियों को हथियार और गोले बारूद दिए थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, कंप्लीट एब्रीवेशन दी हुई है आपको, अगर किसी को नहीं पता है तो ISI का नाम दिया बेटा यहाँ। ISI का पूरा नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, पर बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से पूर्वोत्तर भारत में भारत विरोधी अभियानों में संलग्न होने का आरोप है। यानी कि ISI के द्वारा वो बांग्लादेश और नेपाल के गुप्त ठिकानों से भारत की विरोधी अभियान चलाता है। इसके जवाब में पाकिस्तान की सरकार भी भारत सरकार और उसके खुफिया एजेंसियों पर सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को भड़काने का आरोप लगाती है। यानी कि पाकिस्तान के द्वारा भी भारत के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि कहीं भारत जो है उसके सिंध और बलूचिस्तान में खुफिया एजेंसियों से वहाँ की लोगों को भड़काने का काम करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे के सवाल पर भी तनातनी हुई है। आपने देखा था कि एक इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के बीच में दोनों देशों के बीच में सिंधु नदी के जल के पानी के इस्तेमाल को लेकर हुए तीखे वाद विवाद हुए थे। सहयोग से 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर दस्तखत किए और यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई सैन्य संघर्षों के बावजूद अब भी कायम है। यानी कि भारत आज भी इसी ट्रीटी को फॉलो कर रहा है जो 1960 में इंडस जल ट्रीटी हुई थी। हालांकि सिंधु जल संधि की व्याख्या और नदी जल के इस्तेमाल को लेकर अभी भी कुछ छोटे मोटे विवाद हैं। कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा, मतलब अब आप ध्यान दीजिए भी, गुजरात के कच्छ के रण में सरक्रीक की सीमा रेखा, हमारी जो बाउंड्री लाइन है वहाँ सरक्रीक की सीमा रेखा है को लेकर दोनों देशों के बीच में मतभेद है। यह विवाद छोटा जान पड़ता है लेकिन इसके साथ एक चिंता जुड़ी हुई है। इस विवाद का समाधान जिस ढंग से किया जाएगा उसका असर सरक्रीक इलाके से सटे समुद्री संसाधन के नियंत्रण पर भी पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच इन सभी मसलों के बारे में वार्ताओं के दौर चल रहे हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो हम विद डिस्कशन इन मामलों को पाकिस्तान के साथ बातचीत करके इन मामलों को जो है हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये ज्यों के त्यों ही बने हुए हैं। अब बात करते हैं भारत और उसके अन्य पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। भारतीय सरकारों के बांग्लादेश से नाखुश होने के कारणों के कारण भारत में अवैध अप्रवास पर ढाका के खंडन, भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश के इनकार, ढाका से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने का फैसला तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात देने जैसे मसले शामिल हैं। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसे इशू हैं जिससे कि हमारा बांग्लादेश के साथ जो है वो रिश्तों में थोड़ी सी खटास है। दोबारा मैं बता देता हूँ ये कौन कौन से इशू हैं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश भारत के बीच गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल के हिस्सेदारी सहित कई मुद्दों पर मतभेद है। सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं कि भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों को समर्थन, कि भारत में भारत विरोधी कई कट्टरपंथी जमातें हैं उनको बांग्लादेश के द्वारा समर्थन है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाके से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार, मतलब भारत की जो सेना है अगर वो पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए उसके बांग्लादेश से रास्ता जो है वो इनकार कर दिया जाता है। ढाका से भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले, मतलब ढाका के द्वारा भारत में प्राकृतिक गैस जो है वो नहीं आ पाएगी, तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाके से होकर भारत की प्राकृतिक गैस निर्यात न करने देने जैसे मसले जो है वो इसमें शामिल हैं। बांग्लादेश की सरकार का मानना है कि भारतीय सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा की तरह बर्ताव करती है। यानी कि ये भी मानती है बांग्लादेश की सरकार की जो नदी जल बंटवारे की बात आती है तो भारत जो है वो एक डिक्टेटर की तरह बात करता है, दादा की तरह बात करता है। इसके अलावा भारत की सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में
विद्रोह को हवा देने, यानी कि चटगांव का जो एरिया है, जो पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर भी जो बांग्लादेश में जो विद्रोह हो रही है उसको हवा देने, बांग्लादेश से प्राकृतिक गैस में सेंध मारने करने का और व्यापार में बेईमानी बरतने का भी आरोप है। विभेदों के बावजूद भारत और बांग्लादेश कई मसलों पर सहयोग भी करते हैं। पिछले 20 वर्षों के दौरान दोनों के बीच में आर्थिक संबंध ज़्यादा बेहतर हुए हैं। बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। दोबारा सुन लीजिए कि कहते हैं बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट और 2014 से एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। इस नीति के अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात है। मतलब यहाँ से हम जो है म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया के संपर्क साधने की बात कही गई है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मसलों पर भी दोनों देशों में निरंतर सहयोग किया है। 2015 में दोनों देशों ने कुछ परिक्षेत्रों एनक्लेव का आदान प्रदान भी किया है। कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर जो है जो इन चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की भी बात की है। इस बात के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि साझे खतरों को पहचान कर तथा एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील बरत कर सहयोग करने के दायरे को बढ़ाया जाए।